बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ नायाब और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू इलनेस, मतलब कि ह्यूमन बॉडी इलनेस को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या चीज़ है हमारे पास, वेलनेस क्या चीज़ है, इलनेस क्या चीज़ है, वेलनेस की डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, और हमारे पास इलनेस बिहेवियर क्या होता है, इलनेस की कितनी स्टेजेस हैं, और लास्ट में फिर हम कुछ हेल्थ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। Now coming towards the definition of health. So health is a complete state of physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. अब हमारे पास WHO ने हेल्थ को डिफ़ाइन किया है कि सिर्फ जब ह्यूमन बॉडी हमारे पास फिट हो, मतलब डिज़ीज़ फ्री हो, उसको कोई डिज़ीज़ ना हो किसी इंसान को, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हेल्दी है, क्योंकि हेल्थ में हमारे पास उसकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो अगर कोई बंदा फ़िज़िकली भी फिट होगा, उसको कोई डिज़ीज़ नहीं होगी, उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी, उसकी सोशल हेल्थ भी अच्छी होगी, स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी होगी, तो तब हम कहेंगे कि ये बंदा हेल्दी है। सेकेंड डेफिनेशन जो हमारे पास है बाय पॉटर एंड पेरी, they define health as a dynamic state in which the individual adapts to changes in internal and external environments to maintain a state of well-being. अब हमारे पास पॉटर एंड पेरी कहते हैं कि हेल्थ हमारे पास एक डायनामिक स्टेट है, मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजेस इसमें आती रहती हैं। अब हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं जो एक्सटर्नल हम कहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं, कुछ हमारे पास हमारी बॉडी में चेंजेस आती है इंटरनल। तो वो दोनों चीज़ें हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। अगर जो चेंजेस है उसको हम अडेप्ट कर लेते हैं, उसके साथ हम कोप कर लेते हैं, वो हमारे बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करती, तो हमारी बॉडी जो है तो वो इट मेंटेन्स स्टेट ऑफ वेलबींग, मतलब बैलेंस में रहती है। अगर नहीं हम अडेप्ट कर पाते उन चेंजेस के साथ, या वो हमारी बॉडी पे नेगेटिवली अफेक्ट करती है, तो हमारी बॉडी जो है तो उसमें नेगेटिव चेंजेस आती रहती हैं, मतलब डिजीज़ हो जाती है, इलनेस हो जाती है हमें। नाउ वेलनेस, it is the state in which attitudes and behaviors enhance the quality of life and maximizing personal potentials, or wellness is an active state oriented toward maximizing the potential of the individual, or wellness is a status in which individual is capable of meeting the minimum physical, psychological and social requirements of appropriate function. ईजी जो हम वेलनेस को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ। हमारे पास जो वेलनेस है, हम उसको कहते हैं कि जब एक बंदा जो है तो दे आर इन स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, उनकी हेल्थ हमारे पास अच्छी होती है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल पे वो होते हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज़, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, सोशल, जो उससे रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा कर सके, तो उसको हम कहते हैं कि ये बंदा हमारे पास वेल है। अब वेलनेस डिपेंड्स अपॉन जो हमारी एफ़र्ट्स होती हैं, जो हमारी डेली लाइफ, जो लाइफस्टाइल होता है, डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। अगर किसी बंदे का लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो उसका जो हेल्थ होगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ जाएगा, मतलब वो वेल होगा। और अगर किसी बंदे का लाइफस्टाइल बुरा होगा, उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी, एक्सरसाइज अच्छी नहीं होगी, तो वो हमारे पास इलनेस की तरफ जाएगा। तो वेलनेस डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स, कि एक बंदा कितना एफर्ट करता है अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। नाउ डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, तो हमारे पास वेलनेस 7 डायमेंशंस हैं। अब इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डायमेंशंस आती हैं। फिजिकल पोटेंशियल, द पर्सन इज एबल टू कैरी आउट डेली टास्क, achieve fitness, maintain adequate nutrition, body fat, avoid alcohol, drug abuse or tobacco products, practice healthy lifestyle habits. फिज़िकल जो हमारे पास डायमेंशन होता है, उसमें जब बंदा अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, जो उसके टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकें, वो बंदा फिट रहे, एडिक्वेट न्यूट्रिशन उसको मिलती रहे, बॉडी फैट्स मतलब ज़्यादा ओबीस ना हो, अवॉइड अल्कोहल या ड्रग जो है तो एब्यूज़ ना करे, टोबैको प्रोडक्ट्स को अवॉइड करे, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स अपनाएं। फॉर एग्जांपल डेली एक्सरसाइज करे, जो हेल्दी फूड है वो खाए, खाना जो है तो स्किप ना करें, और हमारे पास एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो है तो वो हमारे पास करे, तो इसको हम कहते हैं कि वो जो फिज़िकल डायमेंशन है हमारे पास वेलनेस का, वो पूरा होता है। ये सब चीज़ें हमारे पास फिज़िकल पोटेंशियल में आती हैं। सोशल पोटेंशियल, the person is able to interact successfully with people in one's environment, to develop and maintain intimacy with others, to develop respect and tolerance about different opinions and beliefs. अब सोशल वेलनेस में हमारे पास आता है कि एक पर्सन जो है वो
दूसरे जो उसकी फैमिली हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनके साथ जो है तो इंटरेक्ट कर सके अपने एनवायरनमेंट में, रिलेशनशिप्स जो है वो बना सके दूसरों के साथ, दूसरों की रिस्पेक्ट करे, अगर ओपिनियंस डिफरेंट हो तो हर एक चीज़ को पॉजिटिवली ले, जो क्रिटिसिज्म है उसको भी पॉजिटिवली ले, एग्रेसिव ना हो, डिफेंसिव ना हो हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हमारे पास सोशल पोटेंशियल में आती हैं। अब इमोशनल पोटेंशियल जो है हमारे पास, एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, एक्सप्रेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली एंड एक्सेप्ट्स लिमिटेशन। अब हमारे पास इमोशनल पोटेंशियल में मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड इवन व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज, अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ जाए तब भी वो उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखें। डिस्कवर योर पर्सनल स्ट्रेस रिलीवर्स, अब मैनेज स्ट्रेस है तो वो सोचे कि किस तरह से जो है तो उसका स्ट्रेस रिलीज़ होगा, किस तरह से वो अपना स्ट्रेस कम कर सकता है। इमोशंस अपने अप्रोप्रिएटली जो है तो वो एक्सप्रेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको किसी से बात करनी है, कोई मतलब किसी चीज़ से बुरा लगा हो या दूसरों के साथ बात करनी हो, तो वो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से बात कर सके, अपने जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस कर सके। एंड एक्सेप्ट्स लिमिटेशंस को एक्सेप्ट कर सके। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल इज़ द एबिलिटी to learn and use information effectively for personal development and meeting new challenges. अब इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल में हमारे पास आते हैं कि न्यू इन्फॉर्मेशन या स्किल्स है या नॉलेज है वो लर्न कर सके इफ़ेक्टिवली, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो लर्न करने में, पर्सनल डेवलपमेंट उसकी अच्छे से हो और न्यू चैलेंजेस जो है उसको फेस कर सके। ये सारी चीज़ें हमारे पास इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल में आती हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो जो है तो स्कूल अच्छे से जाए, जो इन्फॉर्मेशन है या वहाँ पे जो लर्न कर रहा है वो लर्न कर पाए, उसको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल चैलेंजेस जो हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह जो हैं उसको अच्छे से दे पाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उसके इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल में आती हैं। अब environmental potential is the ability to promote health measures to enhance standard of living and quality of life in a community. इन्वायरमेंटल जो डायमेंशन है उसमें मोस्टली हमारे पास आता है कि एक बंदा अपने इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाए। फॉर एग्जांपल कंजर्व वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, मतलब कि वाटर अभी स्कार्सिटी, कुछ लोग कहते हैं कि वाटर स्कार्सिटी होने वाली है तो वो कंजर्व वाटर करे, जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास कंज्यूमेबल रिसोर्सेज हैं, जो ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल जो है तो कम कर दें। मिनिमाइज केमिकल यूज़, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचे, वो केमिकल्स यूज़ ना करें। हमारे पास रिड्यूस, रिवर्स एंड रिसाइकल, कि जो चीज़ें हमारे पास रिसाइकल हो सकती हैं उन चीज़ों को रिसाइकल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कम्युनिटी में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो। अगर हमारे पास एक इन्वायरमेंट बेहतर होगा तो हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारा होगा वो भी बेहतर होगा। स्पिरिचुअल पोटेंशियल, बिलीव इन सम फोर्सेस और हायर पावर, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। अब स्पिरिचुअल पोटेंशियल जो है तो वो हमारे पास स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। It involves possessing a set of guiding beliefs, principles or values that help give direction to one's life. कि मतलब हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास होंगी that explore your spiritual core, spend time alone, meditate regularly, कि बंदा अपने साथ टाइम स्पेंड करे, अकेला बैठे, सोचे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ठीक है, या सी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ इन द चैलेंजेस दैट लाइफ ब्रिंग्स अपॉन यू। अब मतलब हम जैसे हैं, हम मुस्लिम हैं तो हमारा अल्लाह पर यकीन, ठीक हो गया। हमारा मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ के लोगों की मदद करना, अल्लाह ताला की इबादत करना, ये सारी चीज़ें हमारी स्पिरिचुअलिटी में आती हैं। तो इट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल पोटेंशियल, स्पिरिचुअल वेलनेस। Occupational potential is the ability to achieve a balance between work and leisure time. A person's belief about education, employment, and home influence personal satisfaction and relationship with others. अब ऑक्यूपेशनल पोटेंशियल में हमारे पास जो एक बंदे के टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, उनको यूज़ करना इन ऑर्डर टू गेन पर्पस, हैप्पीनेस एंड इनरिचमेंट इन लाइफ। और जो हमारे वर्क टाइम है और लीजर टाइम है उनमें बैलेंस कायम रखना। ये भी नहीं कि आप इतना ज़्यादा काम करें कि ओवरलोड हो जाए, आपकी बॉडी जो है तो उसको मतलब जो उसका बैलेंस स्टेट है उसको मेंटेन ना कर पाए, क्योंकि अगर आपको काम करना भी चाहिए लेकिन आपको रेस्ट की भी तो ज़रूरत होती है। सो बैलेंस रखना चाहिए। फिर अ पर्सनस बिलीव अबाउट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड होम इन्फ्लुएंसेस पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। अब
जो काम आप करना चाहते हैं, जो ऑक्यूपेशन जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। इसके एग्जांपल्स हमारे पास होंगी एक्सप्लोरिंग अ वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस, फिर चूजिंग दैट करियर ऑप्शन जो आपको सूट करता हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, या क्रिएट अ विजन फॉर योर फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर है आप उसको किस तरह से देखते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या क्या करना चाहिए, आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ऑक्यूपेशनल पोटेंशियल में आती है कि आप कौन सा ऑक्यूपेशन जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप कौन सा ऑक्यूपेशन कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करना चाहते हैं। फिर जो वर्क और लीजर टाइम हो गया उसमें बैलेंस कैसे रखना है। ये सारी चीज़ें हमारी जो है तो ऑक्यूपेशनल डायमेंशन ऑफ वेलनेस में आती हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस एंड डिजीज़। अब हमारे पास इलनेस और डिजीज़ जो है तो ये क्या क्या चीज़ें हैं। डिजीज़ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन अल्टरेशन इन द बॉडी फंक्शन रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन ऑफ कैपेसिटीज़ और शॉर्टनिंग ऑफ द लाइफ स्पेन। अब डिजीज़ हम उसे कहते हैं जब हमारे नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई चेंज आ जाए दैट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ कैपेसिटीज़। जो हमारे नॉर्मल या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हो उनमें जो है तो मतलब कोई चेंजेस करे हम जो है तो जिसकी वजह से मतलब अब अगर हमारी बॉडी में हमारे स्ट्रक्चर में बॉडी स्ट्रक्चर में या फंक्शन में चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना कर पाएँ ठीक तरीके से, या हमारी जो नॉर्मल लाइफ स्पेन है वो रिड्यूस हो जाए, तो इसको हम डिजीज़ कहते हैं। नाउ डिजीज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट इम्पेयर्स नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमारे पास डिजीज़ जो होती है वो हमारे नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन को चेंज कर देती है, उसको इम्पेयर कर देती है। Illness is a broad term that is used to describe a person who is in poor state of health. अब हमारे पास illness जो है वो एक broad term है that describe कि अब एक बंदा जो है वो poor state of health में है, मतलब उसकी health जो है तो वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। Illness is not always due to disease, क्योंकि हमारे पास illness जो है it is a unique response of a person to disease। हमारे पास हर एक बंदा जो है वो illness को अलग तरीके से perceive करेगा। It is an abnormal, highly personal and subjective feeling in which individuals' physical, emotional, intellectual, social, developmental or spiritual functioning is thought to be diminished or impaired। अब हम कहते हैं कि जो डिजीज़ है, इलनेस है, वो हमेशा डिजीज़ की वजह से नहीं होगी, क्योंकि हर एक बंदा जो है तो इलनेस हमारे पास एक बहुत ही सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, हाईली पर्सनल होती है, हर एक बंदा अलग से उसको परसीव करता है। अब हमारे पास इलनेस जो है तो हमेशा डिजीज़ की वजह से नहीं होगी, क्योंकि डिजीज़ हम कहते हैं कि हमारे नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई चेंज आता है। अब अगर हम सोशल ले लें तो उसमें तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन फिर भी सम पीपल बिलीव कि वो इल हैं, क्योंकि वो सोशली जो है तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, या स्पिरिचुअली नहीं होगी, या फिज़िकल उसकी हेल्थ मतलब फ़िज़िकल तो होगी तो चलो वो तो डिजीज़ हो गया, इमोशनल जो है तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी। सो इलनेस हम तब कहते हैं जब एक बंदा फिज़िकली ठीक महसूस ना करे, या इमोशनली वो अच्छा ना महसूस करे, या इंटेलेक्चुअली, सोशली या स्पिरिचुअली उसके जो फंक्शन हैं वो या तो ख़त्म हो जाए या इम्पेयर्ड हो जाए, मतलब कम हो जाए, उसकी कैपेसिटी वो उस तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, तो इसको हम कहते हैं कि वो बंदा इल है। Illness is a condition characterized by a deviation from normal health state which is manifested by physical and psychological symptoms। अब हमारे पास इलनेस हम कहते हैं जब बंदा अपने नॉर्मल हेल्थ स्टेट से डेविएट कर जाए। इसमें हमारे पास या तो फिज़िकली जो है तो उसमें चेंजेस आएगी, या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो है तो शो होंगे। Illness is a state in which a person's physical, intellectual, emotional, social or spiritual functioning is diminished or impaired in comparison with the previous experience. For example, एक बंदा पहले बहुत ज़्यादा सोशल था, लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एंड अचानक वो जो है तो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गया, ठीक है, या मतलब उसका मूड अच्छा नहीं रहने लगा, इमोशन जो है तो उसके डिस्टर्ब हो गए, तो हम कहते हैं कि ये बंदा ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ,
वो जो है तो हमारे पास इल है। जिस तरह से पहले वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता था, लोगों के साथ बाहर घूमता फिरता था, ठीक हो गया। प्रीवियस जो उसकी एक्टिविटीज़ या एक्सपीरियंसेस होती थी, अब वो उस तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गया है, मूड उसका डाउन डाउन रहने लगा है, ठीक है। वो उस तरह से आउट गोइंग नहीं रहा जिस तरह से पहले था। तो इसको हम कहते हैं कि उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो या तो ख़त्म हो गई या इम्पेयर्ड हो गई। तो हम कहते हैं कि ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ या ही इज़ इल। नाउ वेरिएबल्स अफेक्टिंग इलनेस एंड बिहेवियर। अब कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास जो इलनेस एंड बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। इलनेस बिहेवियर है हमारे पास क्या चीज़। सो इलनेस बिहेवियर डिस्क्राइब्स द वे पर्सन्स रिस्पॉन्ड टू बॉडीली इंडिकेशंस एंड कंडीशंस अंडर विच दे कम टू व्यू देम एज एबनॉर्मल। अब हमारे पास इलनेस बिहेवियर हम कहते हैं कि एक बंदा जो है तो इलनेस को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हमारे पास अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उसको हम कहते हैं इलनेस बिहेवियर। अब कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास जो इलनेस बिहेवियर को जो है तो इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें हमारे पास आते हैं इंटरनल वेरिएबल्स एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स। अब इंटरनल वेरिएबल्स फर्दर हमारे पास उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक है परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स, नेचर ऑफ इलनेस एंड द थर्ड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स का मतलब है माइंड सेट ऑफ पर्सन टू टेक द सिम्टम्स। इट डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हमारे पास परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स का मतलब है कि एक बंदा जो है वो अपने सिम्टम्स को कैसे परसीव करता है, और ये हमारे पास हर एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। हर एक बंदा सिम्टम्स को अलग तरीके से परसीव करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है जिसको हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो हेडेक को बहुत लाइटली लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसको हेडेक हो रहा है तो जाके चाय पी लेगा या जाके एक पैनाडोल की टैबलेट ले लेगा और सोचेगा कि बस कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। एंड देन देयर इज अ सेकेंड पर्सन जिसको हेडेक हो रहा है तो ही माइट थिंक कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर एक बंदा सिम्टम्स को किस तरह से परसीव करता है, ये परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स हो गया। नेचर ऑफ इलनेस कि अब हमारे पास इलनेस की नेचर क्या है, ये भी हमारे पास इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट करती है कि एक बंदा जो इलनेस है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। एक्यूट जो इलनेस है हमारे पास उनको रिस्पॉन्ड करने का तरीका जो है तो वो क्रॉनिक इलनेस से चेंज होगा। एक बंदा एक्यूट इलनेस को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा एंड क्रॉनिक इलनेस जो है उसको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन का मतलब है कि हाउ अ पर्सन टेक्स हिज इलनेस डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। कि एक बंदा जो हमारे पास होता है वो अपनी बीमारी को किस तरह से लेता है, वो उसके साथ कोप कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक किसी को डिजीज़ हो गई तो क्या वो उसको उस डिजीज़ के साथ कोप कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा, या मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन कि वो अपनी बीमारी को किस तरह से लेता है। नाउ एक्सटर्नल वेरिएबल्स। तो एक्सटर्नल वेरिएबल्स में हमारे पास फर्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स। विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है हमारे पास वो बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ज़्यादा विजिबल सिम्टम्स होंगे तो वो मतलब अगर किसी बंदे में सिम्टम्स विजिबल हो जाए, ठीक है, तो तब वो हमारे पास जाके मेडिकल हेल्प सीख करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा। जब तक उसमें सिम्टम्स जो है तो विजिबल नहीं होंगे तो वो उस चीज़ को लाइटली लेगा, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो एक्सटर्नल वेरिएबल्स में फर्स्ट वन हमारे पास विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम हो गया। फिर सेकेंड वन हमारे पास सोशल ग्रुप हो गया। अब सोशल ग्रुप प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिकग्नाइजेज द थ्रेट ऑफ इलनेस। सोशल ग्रुप हमारे पास जो है वो उसमें फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह आते हैं जो इल पर्सन या जो बीमार पर्सन होता है उसको सपोर्ट करते हैं और उसकी बीमारी को रिकग्नाइज करते हैं कि इसके बॉडी को मतलब उसको कोई ख़तरा है, वो बंदा बीमार है, उसको सपोर्ट करते हैं। The third one is culture and values. It provide knowledge to the individual on how to keep healthy and recognize illness. हमारे पास कल्चर एंड हमारी वैल्यूज़ जो होती हैं, हम किस चीज़ों को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो रिलीजन उसमें है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो ये हम इसलिए कहते हैं कि जो बंदा जितना साफ़ रहेगा उतना हेल्दी रहेगा। हमारे वैल्यूज़ में भी ये आते हैं कि मतलब क्लीनलीनेस जो है वो हेल्थ की तरफ लेके जाएगा। तो कल्चर और वैल्यूज़ जो हमारे पास होती हैं वो एक बंदे को नॉलेज प्रोवाइड करती हैं कि वो किस तरह से हेल्दी रहे।
हमारे कल्चर में है या हमारे वैल्यूज़ में होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, अपने आप को हेल्दी रखना, लाइफस्टाइल हमें किस तरह से रखना है। फॉर एग्जांपल हमें अल्कोहल वगैरह से दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है कि हम अपने बॉडी को किस तरह से हेल्दी रखेंगे। द फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स में हमारे पास जो लोग हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस आता है कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस हाई है या लो है। जिनका इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है, लो इकोनॉमिक स्टेटस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्रॉनिक इलनेस। ठीक हो गया, क्रॉनिक इलनेस के साथ एसोसिएट होता है लो इकोनॉमिक स्टेटस। एंड क्योंकि हमारे पास जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा पुअर है तो वो हमारे पास मेडिकल हेल्प जल्दी सीख नहीं करेगा। वो हमारे पास अगर उसको कोई बीमारी हो भी जाए तो जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे जाने के लिए। ठीक हो गया, तो उसकी ट्रीटमेंट डिले होगी। ट्रीटमेंट डिले होगी तो वो इलनेस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़ती जाएगी और हमारे पास जो एक्यूट इलनेस भी होगी वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं या जो ओवरली क्राउडेड एरिया होगा, पुअर जो लोग होंगे उनको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल पाएगी। और पुअर न्यूट्रिशन हम कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे पास ट्यूबरक्यूलोसिस भी हो सकता है। तो मतलब ज़्यादा डिजीज़ उनको होगी। इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी डिपेंड करती हैं। नाउ एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। नाउ हेल्थ सर्विसेज एट द प्रॉक्सिमल लेवल मेक्स इंडिविजुअल टू सीक हेल्प क्विकली। अगर हमारे पास हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो नज़दीक होंगी, हमारा घर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के पास नज़दीक है तो अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ होगा तो हम हॉस्पिटल जल्दी जाएंगे क्योंकि वो हमारे पास नज़दीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो हम डिले करेंगे कि मतलब शायद कुछ देर बाद ठीक हो जाए, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है तो मेडिकल हेल्प है वो सीख नहीं होता। सो एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इज़ ऑल्सो ए वेरिएबल दैट अफेक्ट्स द इलनेस बिहेवियर। अब टाइप्स ऑफ इलनेस हमारे पास हो गया। एक हमारे पास इलनेस की टू टाइप्स हैं। द वन इज़ एक्यूट इलनेस, सेकेंड वन इज़ क्रॉनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस जनरली हैज़ अ रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड लास्ट ओनली फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। हमारे पास एक्यूट इलनेस जो होती हैं वो रैपिडली हो जाती है, मतलब अचानक से उसके सिम्टम्स जो है तो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। एंड इलनेस जो होती है हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, मतलब मोस्टली हमारे पास 6 मंथ से लेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल्स हमारे पास हो गई अपेंडिसाइटिस, निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू वगैरह। ये जो हमारे पास है एक्यूट इलनेस है जिसकी सिम्टम्स भी एब्रप्ट होती हैं, अचानक से शुरू हो जाती हैं और जो है तो हमारे पास डिजीज़ भी रिकवरी भी जल्दी उसकी हो जाती है। अब क्रॉनिक इलनेस जो है हमारे पास, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट इनकम्पसेस मैनी डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल अल्टरेशन। अब क्रॉनिक इलनेस हमारे पास उसमें हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, फिजिकल भी एंड मेंटल अल्टरेशंस भी होती हैं। हमारे पास क्रॉनिक इलनेस में बॉडी में परमानेंट चेंज आएगा, चाहे वो फंक्शन में हो या स्ट्रक्चर में हो, लेकिन चेंज परमानेंट होगा। इट कॉजेज और इट्स कॉज बाय इरिवर्सिबल अल्टरेशन इन द नॉर्मल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। हमारे बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर या जो फंक्शन होगा वो नॉर्मल से डेविएट कर जाएगा, मतलब हम कहते हैं परमानेंट चेंज होगा उसमें और इरिवर्सिबल होगा। वो वापस से मतलब बॉडी उस जो स्टेट है जो पहले थी उसमें उसकी तरफ नहीं जा पाएगी, इरिवर्सिबल चेंजेस आएगी बॉडी में। इट रिक्वायर्स स्पेशल पेशेंट एजुकेशन फॉर रिहेबिलिटेशन। अब हमारे पास बॉडी वापस से जो है तो जो नॉर्मल स्टेट है उसकी तरफ तो नहीं जा सकती, चेंजेस इरिवर्सिबल हैं, तो हम उसको कोप करना सिखाएंगे कि वो इसी जो डिजीज़ है या जो चेंज है उसके साथ अपने लाइफ जो है तो कैसे गुजारेंगे। रिहेबिलिटेशन हम उनको सिखाएंगे, एजुकेशन उनको देंगे। एंड इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ केयर और सपोर्ट, और हमारे पास इसकी जो केयर होगी या सपोर्ट होगी वो भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगी। लॉन्ग मतलब बस मोस्टली हम कहते हैं कि टिल देयर डेथ वो हमारे पास जो केयर या जो सपोर्ट होगा वो रिक्वायर्ड होगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, सीओपीडी हो गया, अर्थराइटिस या क्रॉनिक रीनल फेलियर हमारे पास हो गया। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट को ही हम जब देख लें, एक बार अगर एक बंदे को डायबिटीज़ लग गया फिर उसके बाद उसके बॉडी में परमानेंट चेंजेस आ जाती हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस शुगर हम कहते हैं इसका इलाज नहीं है, कम्प्लीटली हम इसको क्योर नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम मतलब मेडिसिन टाइम से ले, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, जो डाइट है उसका ख्याल रखें, तो हम इसको जो है तो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ वो हम कहते हैं कि कोप कर सकते हैं, अपनी लाइफ
क्वालिटी जो है तो उसी तरह मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी तरह से लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन इसको हम कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते कि हम मेडिसिन ना खाएं या कुछ टाइम के लिए मेडिसिन खाएं हमारे पास शुगर बिल्कुल कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़ हमारे पास। तो हम कहते हैं कि क्रॉनिक इलनेस जो हमारे पास मोस्टली 6 मंथ से ज़्यादा जिसका ड्यूरेशन होगा उसको हम क्रॉनिक इलनेस कहते हैं। नाउ एक्यूट इलनेस हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन होगी, मोस्टली सिवियर होगी। अच्छा, अब एक्यूट में हमारे पास ड्यूरेशन तो इसकी शॉर्ट होती है, लेकिन सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम होगा और मोस्टली सिवियर सिम्टम्स होंगे, अचानक से सिम्टम स्टार्ट होंगे और सही सिवियर। स्टार्ट एब्रप्टली एंड सबसाइड इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जब अचानक से हमें स्टार्ट हो जाएगा सिवियर होगी हमारे पास सिम्टम्स, तो हम मेडिकल केयर अगर सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास जो हमारे सिम्टम्स है या डिजीज़ है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी, हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे, सिम्टम्स जो है हमारे पास जल्दी से सबसाइड हो जाएंगे, मोस्टली लेस देन 6 मंथ्स में। अब क्रॉनिक इलनेस हमारे पास जो है तो परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए होंगी। में इफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इन एनी डायमेंशन। हमारी बॉडी जो डायमेंशंस हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल हो गया, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, किसी में भी हमारे पास परमानेंट चेंजेस आ सकती हैं अप टू द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी। क्रॉनिक इलनेस में हमारे पास डिसेबिलिटी भी कॉज हो सकती है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारे पास हो गया, तो उसमें अगर हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे या एक्सरसाइज नहीं करेंगे या स्ट्रेस हमारा ज़्यादा होगा, मेडिसिन टाइम से नहीं लेंगे, तो हमारे बॉडी में नेक्रोसिस भी हो सकती है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से मोस्टली लेग या कोई बॉडी पार्ट जो है हमारे पास उसकी एम्प्यूटेशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से हम फिर नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। सो इट कैन बी अप टू द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब डायबिटीज़ भी हमारे पास मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास रेटिनोपैथी भी हो सकती है, जो हमारे पास रीनल डैमेज भी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। तो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स में अराइज। अब इलनेस बिहेवियर हो गया, तो इलनेस बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच सिम्टम्स आर परसीव्ड, evaluated and acted upon by a person who recognizes some pain, discomfort or other sign of organic malfunction. Or a coping mechanism involves ways individual describes, monitor, interpret their symptoms, take remedial actions and the use of healthcare system, or the way the sick person acts is called illness behavior. अब हमारे पास इलनेस बिहेवियर हम कहते हैं कि एक बंदा जिसको बीमारी हो गई वो जो है तो किस तरह से कोप करेगा उस बीमारी के साथ, वो अपने जो सिम्टम्स हैं उसको किस तरह से डिस्क्राइब करता है, अपने बॉडी को किस तरह से मॉनिटर करता है, ठीक है, कौन कौन से एक्शंस लेता है, रेमिडियल एक्शंस मतलब वो इलनेस ट्रीट करने के लिए, और फिर हेल्थ केयर सिस्टम मतलब हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ सर्विसेज है वो कैसे यूज़ करता है। इन शॉर्ट कि वो जो बीमारी है उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, इट इज़ कॉल्ड इलनेस बिहेवियर। स्टेजेस ऑफ इलनेस हमारे पास हो गई। एडवर्ड सचमैन आइडेंटिफाइड 5 स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। हमारे पास 5 स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर हैं। व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस इलनेस ही शी जनरली पासिस थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। अब एडवर्ड ने कहा है कि एक बंदा जिसको बीमारी हो गई, जो बीमार हो गया, दे यूजुअली पास थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। अब 5 स्टेजेस होंगी। दिस पैटर्न इन्वॉल्व्स हाउ अ पर्सन सीक, फाइंड एंड कंप्लीट द हेल्थ केयर। अब हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 हमारे पास सिम्टम एक्सपीरियंस, जब वो सिम्टम्स उसको स्टार्ट हो जाएंगी, वो सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करेगा, ये हमारे पास स्टेज 1 में आएंगी। स्टेज 2 एजम्पशन ऑफ सिक रोल, जब वो आइडेंटिफाई करेगा कि ओ मैं बीमार हो गया हूँ, ठीक हो गया। स्टेज 3 हमारे पास मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। अब स्टेज 3 में वो हमारे पास हॉस्पिटल जाएगा, प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएगा। स्टेज 4 हमारे पास डिपेंडेंट क्लाइंट केयर, वो जो अपना कंट्रोल है वो सारा का सारा फिजिशियन को दे देगा, वो उस पर डिपेंड होगा अपनी ट्रीटमेंट के लिए। एंड स्टेज 5 जो है रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द डिजीज़ या इलनेस जो है हमारे पास, इधर या तो रिकवरी होगी, डिजीज़ फुली ट्रीट हो जाएगी इन केस ऑफ एक्यूट इलनेस, और अगर हमारे पास क्रॉनिक इलनेस हो गई तो फिर वो बंदा रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएगा। Now stage 1 symptom experience, manifestation of sign and symptoms.
स्टेज 1 में हमारे पास जब साइन एंड सिम्टम्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सिम्टम एक्सपीरियंस. In the first stage, person feels that something is wrong but he is not able to diagnose the problem. अब फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास है, बंदे को फील होना स्टार्ट हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई बॉडी, कुछ जो है जो ठीक नहीं है. ठीक है. परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड अवेयरनेस ऑफ फिजिकल चेंजेस लाइक पेन, रैश, लम्प. अब हमारे पास फिजिकल चेंजेस मतलब साइन एंड सिम्टम्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल पेन होगा किसी बॉडी पार्ट में, या रैशेस आ जाएंगी बॉडी में, या लंप कहीं पे बन जाएगा. तो ये सारी चीज़ें देख के बंदे को लगेगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बॉडी में जो है. तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, मुझे कहीं पेन हो रहा है, तो खामखा बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक हो गया. नाउ एट द एंड ऑफ दिस स्टेज ही इज़ एबल टू मेक द डिसीजन दैट इट इज़ अ सिम्टम ऑफ एन इलनेस. अब हमारे पास एंड पे उसको पता लग जाएगा कि मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ हिज बॉडी और दे आर ऑल सिम्टम ऑफ इलनेस. इसमें हमारे पास जो फिज़िकल साइन एंड सिम्टम्स है, उसमें हमारे पास रैश हो गया, पेन हो गया, लंप हो गया. एंड इमोशनल रिस्पॉन्स में हमारे पास फेयर आएगा, कंसर्न आएगा, एंग्जाइटी आएगी कि मेरी बॉडी में अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों है. फेयर होगा, उसको कंसर्न होगा, एंग्शियस होगा वो बंदा. नाउ इसमें हमारे पास अवेयरनेस ऑफ फिज़िकल चेंजेस होगी. एक पर्सन जो है वो अवेयर हो जाएगा कि उसमें फ़िज़िकली कुछ चेंजेस आ रही हैं. फिजिकल चेंजेस में पेन, रैशेस एंड लम्प्स होंगे. इसकी वजह से जो इमोशनल रिस्पॉन्स होगा वो होगा फेयर, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन या कंसर्न वगैरह. अब स्टेज 2 में हमारे पास हो गया असम्पशन ऑफ सिक रोल. स्टेज 2 हम कहते हैं व्हेन द इंडिविजुअल एक्सेप्ट्स दैट ही और शी इज सिक. मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको कोई बीमारी हुई है. इट इज़ द डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल सोशल रोल, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. उसके नॉर्मल जो सोशल रोल्स हैं, राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, टास्क हैं, उसमें डिस्ट्रप्शन होगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. If the symptoms persist, then the client will assume sick role and seek information from family and others that they are indeed sick. Then he gets excused from the normal duties and role expectations. अब हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी को टेम्परेचर हो जाता है, फ्लू हो जाता है, या सोर थ्रोट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है. एज अ स्टूडेंट अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब वो स्कूल टाइम से जाएगा. ठीक हो गया. वो जो है तो उसके जो होमवर्क्स होंगे, टास्क जो होंगे वो कंप्लीट करेगा. तो वो उससे एक्सक्यूज़ कर लेगा, मतलब वो फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना. उसका जो नॉर्मल फंक्शन होगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल से छुट्टी लेगा. ठीक हो गया. तो उसके जो रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं, नॉर्मल ड्यूटीज़ जो हैं, वो पूरा नहीं कर पाएगा. Assumption of sick role results in emotional changes such as withdrawal, depression, physical changes. The person may deny and delay the contact with the healthcare system. अब फॉर एग्जांपल किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, ठीक हो गया, मतलब उसके बॉडी में कहीं पे उसको लम्स महसूस हो रहे हैं या नोट्स से महसूस हो रहे हैं, और फिर जो है तो वो उसके साथ उसको पेन भी हो रहा है. फिर वो अपने फैमिली के पास जाएगा, फ्रेंड से पूछेगा, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ उसको बीमारी है. लेकिन इस स्टेज में भी फिर भी आइदर या वो डिनाई करेगा या डिले करेगा कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर सिस्टम के साथ. नाउ एक्सेप्ट द सिक रोल एंड सीक कन्फर्मेशन. वो एक्सेप्ट कर लेगा कि वो बीमार है एंड फिर कंफर्म भी करेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से. सेल्फ ट्रीटमेंट वो खुद ही जो है तो कुछ रेमेडियल एक्शंस लेगा अपने आप को ट्रीट करने के लिए. एक्सक्यूजेस मतलब वो अपने नॉर्मल डेली जो टास्क है, ड्यूटीज़ है, वो नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा. इमोशनल रिस्पॉन्सेज में अब वो बीमार हो गया है तो या तो वो सबसे आइसोलेट हो जाएगा, विड्रॉल होगा, डिप्रेशन होगा, फिजिकल चेंजेस जो आएंगी. ठीक है. उसकी वजह से अब इलनेस परसिस्ट, अगर फिर उसके बाद भी स्टिल उसकी प्रॉब्लम जो है तो वो सॉर्ट आउट ना हो, वो रिजॉल्व ना हो, और तब भी जो सिम्टम्स जो हैं वो तब भी परसिस्ट करें, इलनेस वो तब भी बीमार हो, तो फिर उसके बाद वो इस स्टेज के बाद वो फिर प्रोफेशनल हेल्प सीख करेगा, किसी डॉक्टर से जो है तो कांटेक्ट करेगा. स्टेज 3 में फिर मेडिकल केयर कांटेक्ट, हॉस्पिटल जाएगा वो. अब स्टेज 3 टेक हेल्प फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशनल्स. At this stage, the client acknowledges the illness and seeks explanation of the causes, duration of illness, and its complications. Health professional may determine whether the client is ill or not.
अब हमारे पास जो क्लाइंट होगा, अगर वो तब भी उसके सिम्टम जो है तो परसिस्ट करे, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल जाएगा, ठीक हो गया। फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट वगैरह रन करेगा या उसकी जो हिस्ट्री है वो देखेगा, फिर डॉक्टर कंफर्म करेगा कि हाँ इसको बीमारी है या नहीं है। After knowing about the illness, some clients seek medical treatment, but sometimes they start denying the symptoms. अब किसी को इलनेस हो गई, ठीक हो गया, तो कभी तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, या अगर कंफर्म हो गया किसी को कि उसको कैंसर है, तो समटाइम्स दे माइट बी इन अ स्टेज ऑफ डिनाइल। वो डिनाई करेंगे उस चीज़ को कि नहीं, मुझे ये कैसे हो सकता है, नहीं हुआ, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो वो सिम्टम्स को डिनाई स्टार्ट करेंगे। नाउ सीक प्रोफेशनल एडवाइस। इस स्टेज में हमारे पास डॉक्टर से कांटेक्ट करेगा या किसी मेडिकल केयर मतलब किसी मेडिकल प्रोफेशनल से कांटेक्ट करेगा। एक्सेप्ट और डिनाई डायग्नोसिस, आइदर दे वुड एक्सेप्ट इट, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा, या स्टेज ऑफ डिनाइल में चला जाएगा, डिनाई करेगा अपने सिम्टम्स को। देन फॉलो द ट्रीटमेंट प्लान, फिर उसके बाद अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो जो उसकी ट्रीटमेंट प्लान होगी वो उसको फॉलो करेगा। स्टेज 4 में डिपेंडेंट स्टेज है हमारे पास। जो स्टेज 4 है उसमें द इंडिविजुअल गिव्स फुल कंट्रोल टू द फिजिशियन एंड फॉलो द ट्रीटमेंट। अब वो फिजिशियन पे टोटली डिपेंडेंट होगा अपने ट्रीटमेंट के लिए। इंक्रीज अटेंशन एंड एस्केप फॉर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आफ्टर एक्सेप्टिंग द डायग्नोसिस, क्लाइंट बिकम्स डिपेंडेंट अपॉन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू गेट ट्रीटमेंट। अब जो क्लाइंट होगा वो फुली डिपेंडेंट होगा अपॉन द फिजिशियन उसकी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक हो गया। हेयर द क्लाइंट एक्सेप्ट्स द केयर, सिंपैथी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिमांड्स एंड स्ट्रेस ऑफ लाइफ, डिपेंडेंट फॉर प्रोफेशनल हेल्प एंड एक्सेप्ट देयर डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। और कुछ जो एक्टिविटीज़ होंगी जो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपने उसमें जो है तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स से भी हेल्प लेगा, उन पे भी डिपेंडेंट होगा। सो इट इज़ नोन एज द डिपेंडेंट स्टेज। अब हमारे पास हो गया ये सारी जो थी हमारे पास स्टेज 5 हो गया हमारे पास रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। स्टेज 5 में हमारे पास है या तो आइदर जो डिजीज़ होगा फुली रिकवर हो जाएगा उससे वो बंदा, या फिर रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलनेस। अगर एक्यूट इलनेस होगा तो वो तो हमारे पास रिकवरी उसकी हो जाएगी, लेकिन अगर क्रॉनिक इलनेस है जिसकी वजह से उसके बॉडी में परमानेंट चेंजेस आ गई हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस आ गई हैं, तो फिर वो तो रिवर्स नहीं हो सकता ना। तो उसके साथ फिर जो एजुकेशन हम उसको देंगे, उसको उसके साथ कोप करना सिखाएंगे, रिहेबिलिटेशन की तरफ फिर वो जाएगा। नाउ दिस इज़ द स्टेज व्हेन द सिम्टम्स ऑफ इलनेस गेट सबसाइडिंग। अगर एक्यूट इलनेस हुई है तो जो सिम्टम्स होगी ट्रीटमेंट की वजह से वो सबसाइड होना स्टार्ट करेंगी, एंड द पर्सन स्टार्ट्स रीगेनिंग ओरिजिनल हेल्थ स्टेटस, और पर्सन जो है वो रिकवरी की तरफ जाएगा। नाउ इन केस ऑफ क्रॉनिक इलनेस, फाइनल स्टेज इन्वॉल्व्स एन एडजस्टमेंट टू अ प्रोलॉन्ग रिडक्शन इन द हेल्थ एंड फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक इलनेस है, किसी बंदे को हो गया स्ट्रोक हो गया, या उसको जो है तो कोई और ऐसी डिजीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गया, तो फिर उसके साथ हम उसको कोप करना सिखाएंगे कि अगर उसको डायबिटीज़ हो गया तो हम उसको कहेंगे कि डाइट वो जो है तो जो लो इन कार्ब्स होगा वो डाइट लेंगे, हाई इन प्रोटीन जो होगा वो डाइट लेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करेंगे, ठीक हो गया। या फिर जो है तो वो एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली। तो इस तरह से हम उसको उस बीमारी के साथ एडजस्ट करना सिखाएंगे, रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाएंगे। relinquish the dependent role, resume former roles and responsibility। एक्यूट इलनेस शॉर्ट टर्म होगा तो रिकवरी फास्ट होगी, क्रॉनिक इलनेस लॉन्ग टर्म होगा तो उसकी रिकवरी डिफ़िकल्ट होती है। नाउ इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू इलनेस। इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू इलनेस में फेयर होगा, जैसे हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिम्टम्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी तो बंदे को डर लगता है ना कि अगर मेरी बॉडी में ये चेंजेस आ रही हैं तो क्यों आ रही है। ओवर डिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। अब ओवर डिपेंडेंस का मतलब है कि वो जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर भी सकता है उसमें भी लोगों पे डिपेंड हो जाए, ठीक है, या बिल्कुल हेल्पलेस फील करे, डिप्रेशन हो जाए उसको, एंग्जाइटी होती है, होप, फिर बंदे को उम्मीद हो जाती है कि नहीं, मैं अगर ट्रीटमेंट लूँगा तो मैं जो है तो फिर रिकवर हो जाऊँगा, अपनी नॉर्मल जो लाइफ एक्टिविटीज़ है उसकी तरफ चला जाऊँगा। एंड एंगर एंड हॉस्टिलिटी। समटाइम्स जब किसी बंदे को क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है तो उसमें हमारे पास एक स्टेज जो है तो एंगर का भी होता है। उसमें हमारे पास बस उसको हर एक चीज़ पे गुस्सा आता है, ठीक है, अपने आप पे भी गुस्सा होता है कि मुझे क्यों हुई ये बीमारी, मुझे ही क्यों हुई।
अब हमारे पास इम्पैक्ट्स ऑफ इलनेस हो गए। इम्पैक्ट्स ऑफ इलनेस, अब हमारे पास 2 इम्पैक्ट्स होती हैं। एक होती है इम्पैक्ट्स ऑफ इलनेस ऑन द क्लाइंट, सेकेंड वन हमारे पास होती है इम्पैक्ट्स ऑफ इलनेस ऑन द क्लाइंट एंड फैमिली। अब जो इलनेस है उसके, जो बीमार बंदा है, जो पेशेंट है, उस पे क्या असरात होते हैं और जो फैमिली होती है उस पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। तो इम्पैक्ट्स ऑन पेशेंट जो होंगे वो होंगे हमारे पास बिहेवियर एंड इमोशनल चेंजेस आएंगी। उसमें हमारे पास जो पेशेंट होगा वो इरिटेबल हो जाएगा, एंग्री होगा, दूसरों से आइसोलेट हो जाएगा, विदड्रॉल, लैक ऑफ एनर्जी, मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर ये सारी हमारे पास बिहेवियर और इमोशनल चेंजेस उसमें आएंगी। चेंजेस इन द बॉडी इमेज, उसकी बॉडी इमेज में चेंजेस आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो स्कार्स होंगी, लॉस ऑफ अ लिम्ब मतलब एम्प्यूटेशन हो गई, लॉस ऑफ ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है। चेंजेस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब जब कोई बीमार होता है या किसी को ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज़ लग जाए, एड्स लग जाए, कैंसर लग जाए, तो उसका जो सेल्फ इस्टीम होता है वो भी लो हो जाता है एंड उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी लो हो जाता है। ठीक हो गया। एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उसकी लाइफ स्टाइल में भी फिर चेंजेस आती हैं, उसकी डाइट में चेंजेस आती हैं, एक्सरसाइज मतलब वो फिर रेगुलरली स्टार्ट कर देता है, उसकी एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ जाती हैं, रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आ जाती हैं। ये सारी हमारे जो है तो इम्पैक्ट्स ऑफ इलनेस ऑन द क्लाइंट होंगे। अब इम्पैक्ट्स ऑन द फैमिली, तो फैमिली हमारे पास स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल चेंजेस में फैमिली स्ट्रेस में होगी। ठीक हो गया। या फैमिली भी जो है तो डिप्रेशन में होगी, एंग्जाइटी होगी उसको, क्या मतलब फैमिली का एक मेंबर जो है तो वो बीमार है। ये फाइनेंशियल बर्डन होगा फैमिली पे। ठीक हो गया। एंड रोल चेंजेस होगी, क्योंकि अब जो बंदा बीमार है तो उसका रोल भी तो किसी दूसरे को करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए रोल चेंजेस भी आ जाती हैं फैमिली में। नाउ सपोर्ट ड्यूरिंग इलनेस, तो सपोर्ट में फैमिली सपोर्ट होगा, हेल्थ केयर गिवर सपोर्ट होगा, complementary and alternative medicine. Now, complementary and alternative medicine is a term for medical products and practices that are not part of standard medical care. हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जो होती हैं, ये हमारे पास ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट्स या प्रैक्टिसेस होती हैं जो डॉक्टर्स यूजुअली यूज़ नहीं करते। ठीक है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेडिकल केयर है ना, उसका पार्ट नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है यूज़ इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसके एडिशन में हम कुछ मतलब और ट्रीटमेंट लेते हैं। और अल्टरनेटिव का मतलब है यूज इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं, एक्यूपंक्चर हो गया, मसाज थेरेपी हो गई, टाइची, होम्योपैथी, चाइनीज़ एंड ओरिएंटल मेडिसिन। अब होम्योपैथी हमारे पास हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में लेते हैं, क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं वो इंस्टेड ऑफ जो मतलब हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक ड्रग्स है, वो यूज़ नहीं करते, ये दवाइयाँ यूज़ नहीं करते। दे बिलीव इन होम्योपैथिक मेडिसिन, वो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उन पे बिलीव करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट या अल्टरनेटिव मेडिसिन में आ जाता है। एंड मसाज थेरेपी जो हम कहते हैं वो हम कॉम्प्लीमेंट्री में ले सकते हैं। मसाज थेरेपी, टाइची, ये हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। मतलब एक बंदा है उसकी हम कहते हैं कि नी सर्जरी हो गई, ठीक हो गया, या ऐसी कोई और उसको बीमारी हो गई, तो वो मेडिसिन भी लेगा, जो एलोपैथिक ड्रग्स है वो भी लेगा, साथ साथ में मसाज थेरेपी भी लेगा। तो इन एडिशन हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हो गए। फिर हमारे पास आती है फेथ हीलिंग। फेथ हीलिंग इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेज बाय प्रेयर एंड एक्सरसाइज ऑफ फेथ इन गॉड। ये हमारे पास मोस्टली क्रिश्चियनिटी में होता है और जो इस्लाम है उसमें भी होता है। फेथ हीलिंग का मतलब है कि हम जो मतलब इजीली हम ले तो हम कहते हैं कि जो दम वगैरह डालते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फेथ हीलिंग। जिस तरह के आपने सुना होगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर, किसी को किडनी स्टोन हो गया तो कहते हैं कि ये फ़लाँ जगह पे जाओ, वो आप पे दम डालेंगे एंड आपका किडनी स्टोन जो है तो गायब हो जाएगा या निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं फेथ हीलिंग। अब होम्योथेरेपी लास्ट वन हमारे पास है। तो होम्योथेरेपी इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीव दैट बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ। ठीक है। होम्योपैथी जो है उसमें हमारे पास नेचुरल चीज़ें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होती हैं मेडिसिन में। इसमें हमारे पास या तो प्लांट्स से जो है तो मेडिसिन बनता है, या हमारे पास मिनरल्स से मेडिसिन बनता है। इसको हम कहते हैं होम्योपैथिक ड्रग्स। अब हमारे पास
मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस है। इसमें हमारे पास ये 5 मॉडल्स आते हैं। द एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल, जिसको हम एपिडेमियोलॉजिक ट्राइएड भी कहते हैं, द हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम, हाई लेवल वेलनेस मॉडल, द हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड द हेल्थ प्रमोशन मॉडल। अब फर्स्ट वन जो हमारे पास है, द एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल, जिसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिक ट्राइएड। ये हमारे पास लेवल एंड क्लार्क ने पेश किया था। इसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। एजेंट इज एनवायरमेंटल फैक्टर और स्ट्रेसर, बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल सब्सटेंस। एजेंट में हर वो चीज़ या फैक्टर जो हमारे पास डिजीज कॉज कर पाए, उसको हम कहते हैं एजेंट। फिर होस्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय द एजेंट। होस्ट हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट में हमारे पास मोस्टली ह्यूमन या एनिमल्स ये आते हैं, समटाइम्स प्लांट्स भी, जिसको डिजीज हो सके, दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय द एजेंट। जो एजेंट होता है उसमें डिजीज कॉज कर पाए, इसको हमारे पास होस्ट कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज फैक्टर्स दैट आर एक्सटर्नल टू द होस्ट दैट मेक्स इलनेस मोर लाइकली। मतलब एनवायरनमेंट हम कहते हैं एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक पर्सन होता है उसको ससेप्टेबल करे, मतलब मोर प्रोन करे, एट रिस्क करे कोई डिजीज कैच करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ स्लीप, कोल्ड टेम्परेचर हो गया, जिस तरह से हम कहते हैं कि ज़्यादा अगर जिस बंदे की नींद पूरी ना हो पाए, आराम ठीक से ना हो पाए, तो फिर उसको डिजीज़ आसानी से हो जाती हैं, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ईजीली अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। कोल्ड टेम्परेचर, तो कोल्ड टेम्परेचर में हम कहते हैं कि जब सीज़न चेंज हो जाता है या मोस्टली कोल्ड में हमारे पास फ्लू ईजीली होता है। तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स हैं जो डिजीज़ को मतलब पॉसिबल करते हैं, जो इजीली जो एनवायरनमेंट जो है, तो फैक्टर्स हैं उसको ऐसे बनाते हैं कि वो डिजीज़ हो जाए उस होस्ट को। द हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम। अब हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम मेजर अ पर्सन's level of health, views health as a constantly changing state with high level wellness and death on the opposite side of continuum। अब हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हमारे पास एक कॉन्टिनम होता है जिसके एक साइड पे हाई लेवल वेलनेस होता है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, एंड सेकंड जो साइड है उस पर डेथ होती है। नाउ इट इलिस्ट्रेट्स द डायनामिक एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ हेल्थ। हमारे पास हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम पे हम मेजर कर सकते हैं एक बंदे की जो हेल्थ लेवल है, उसका हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, आया वो जो है तो हमारे पास हेल्दी है या इल है हमारे पास, और वो बंदा हमारे पास किस तरफ जा रहा है, इलनेस की तरफ जा रहा है या डेथ की तरफ जा रहा है या वेलनेस की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास हेल्थ कॉन्टिनम हो गया। इसके इस साइड पे हमारे पास हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल हो गया, मतलब वेलनेस हो गई, और इसके इस साइड पे हमारे पास डेथ हो गया। इसके दरमियान में अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास होगा जब बंदा तो नॉर्मल हेल्थ होगा, ठीक हो गया। अब एक बंदे को कोई डिजीज़ नहीं है, फिजिकल ना मेंटल ना स्पिरिचुअली भी वो बंदा फिट है, फिजिकली इमोशनली वो बिल्कुल ठीक है, तो नॉर्मल हेल्थ है उसकी, ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर उसके बॉडी में नेगेटिव चेंजेस आएंगी तो वो इलनेस की तरफ जाएगा। पहले माइल्ड इलनेस होगी, मतलब थोड़ी सी साइन एंड सिम्टम्स होगी, ट्रीट नहीं करेगा, फिर इलनेस और पुअर हेल्थ उसकी हो जाएगी, ठीक है। फिर भी या तो ट्रीट करेगा या कोई क्रॉनिक इलनेस उसको लग गई और उसकी ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं हो गई तो क्रिटिकल इलनेस की तरफ चला जाएगा, एंड देन क्रिटिकल इलनेस भी अगर रिकवर ना हो पाया तो डेथ की तरफ चला जाता है, ठीक हो गया। अब अगर नॉर्मल हेल्थ पे वो है और वो अपने बॉडी का ख्याल रखता है, वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, मतलब उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी है, डाइट उसकी अच्छी है, एक्सरसाइज वो रेगुलरली करता है, वो कोई अल्कोहल या ड्रग एब्यूज़र नहीं है, ठीक है, वो अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, तो वो पहले गुड हेल्थ की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब थर्ड हमारे पास मॉडल हो गया द हाई लेवल वेलनेस मॉडल। इट इनकरेजेस द नर्स टू केयर फॉर द टोटल पर्सन। हाई लेवल वेलनेस मॉडल में हम पर्सन को जो है तो टोटली ट्रीट करेंगे, मतलब उसके जो वेलनेस के सारे डायमेंशंस है, सारे डायमेंशंस को देखेंगे, जो उसके फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, मेंटल, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल,
सारी चीज़ें जो है तो उसको हम देखेंगे। इट इन्वॉल्व्स फंक्शनिंग टू वंस मैक्सिमम पोटेंशियल while maintaining balance and a purposeful direction, regards wellness as an active state oriented toward maximizing the potential of the individual regardless of his or her state of health. फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं है, ठीक हो गया, उस बंदे की जो हेल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो गुड हेल्थ में है, लेकिन स्टिल वो जो है तो ऐसे एक्शंस करता है या वो अपने बॉडी का ख्याल रखता है, वो अपने हेल्थ का ख्याल रखता है, लाइफस्टाइल उसने ऐसे अडेप्ट की हुई है जो उसको मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगी। इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रोसेस ऑफ बीइंग, बिलोंगिंग, बिकमिंग एंड बी फिटिंग। अब इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो अ पर्सन हु इम्प्लीमेंट्स हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर एंड हैज़ द बायो साइकोसोशल स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू सपोर्ट द लाइफस्टाइल। अब उसकी लाइफस्टाइल तो हेल्दी है, उसके बिहेवियर्स भी अच्छे हैं, लेकिन उसकी जो साइकोसोशल इन्वायरमेंट है या स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी उसके पास हैं, जो अपने मतलब वो अपने बॉडी का ख्याल तो रख रहा है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज भी प्रेजेंट है अपने ख्याल रखने के लिए, ठीक हो गया। एंड बिलोंगिंग हमारे पास हो गया कि जो उसका सोशल इन्वायरमेंट जो है, उसकी फ्रेंड्स एंड फैमिली भी सपोर्टिव है, तो उसका जो सोशल हेल्थ है वो भी ठीक है हमारे पास। तो तब हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलनेस। उसकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो हाईएस्ट लेवल पे है, मैक्सिमम पोटेंशियल पे है, क्योंकि उसका फिजिकल जो डायमेंशन है, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, साइकोलॉजिकल है, साइकोसोशल है, इकोनॉमिक है, सारे जो है तो हमारे पास परफेक्ट स्टेट में है। एक्टिव स्टेट मोर देन गुड हेल्थ maximizing the person potential, more total person focus encompasses all the dimensions, being recognizing self as separate and individual belonging, being part of a whole, becoming, growing and developing, befitting, making personal choices to befit the self of the future. अब हमारे पास हाई लेवल में वो अपनी फिजिकल जो बॉडी है उसका भी ख्याल रखेगा, ठीक हो गया, कि उसको मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ लेके जा सके, जो उसका सोशल जो है तो है सोशल पोटेंशियल जो है तो वो भी उसकी मैक्सिमम होगी, सोशल इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखेगा, वो जो इमोशनल हेल्थ है वो उसका भी ख्याल रखेगा, इमोशनल हेल्थ भी अच्छा होगा, मतलब स्ट्रेस वो ज़्यादा नहीं लेगा, स्ट्रेस को कोप कर पाएगा, फेलियर्स को कोप कर पाएगा, ठीक हो गया। एंड पर्सनल चॉइसेस, वो चॉइसेस इस तरह से लेगा दैट वुड फिट हिज फ्यूचर सेल्फ, जो उसके फ्यूचर के लिए जो है तो बेहतर से बेहतरीन होंगी, मतलब लाइफ स्टाइल चॉइसेस हो गई, ऑक्यूपेशनल चॉइसेस हो गई, प्रोफेशनल चॉइसेस हो गई, करियर चॉइसेस हो गई, वो इस तरह से लेगा जो उसके फ्यूचर सेल्फ के लिए अच्छी होंगी, मतलब फ्यूचर में उसको वो हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलनेस की तरफ लेके जाएंगी। Then in 1959 described a health grid in which a health axis and an environmental axis intersect. The health axis extend from peak wellness to death. हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे हैं उसमें हम एक साइड पे पीक वेलनेस लेते हैं, दूसरे साइड पे डेथ लेते हैं, एंड द इन्वायरमेंटल एक्सिस एक्सटेंड्स फ्रॉम वेरी फेवरेबल टू अनफेवरेबल, और जो वाई एक्सिस है उस पे हम फेवरेबल एंड अनफेवरेबल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो लेते हैं। सो द इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस फॉर्म्स 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। इससे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बनती हैं। हाई लेवल वेलनेस इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट, emergent high level wellness in an unfavorable environment, protected poor health in favorable environment and poor health in an unfavorable environment. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेलनेस मॉडल है या ग्रिड है वो किस तरह से है, एंड इन सारी चीज़ें जो उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने एक साइड पे डेथ ली है, दूसरी साइड पे पीक वेलनेस, ठीक हो गया, एंड वाई एक्सिस पे हमने एक साइड पे वेरी फेवरेबल इन्वायरमेंट एंड सेकंड साइड पे वेरी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट लिया है। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है हमारे पास उसमें आता है हाई लेवल वेलनेस इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। इसमें हमारे पास हो गया a family that has a hypertensive patient who does not have any comorbidity, did exercise regularly, always took the medicine every day, did not smoke nor consume alcohol, had a good relationship with family and a community, had a good economic level, and got water from a well drilled, had a closed sanitation, and हमारे पास जो फर्स्ट केस हो गया
इसमें हमारे पास हो गया हाई लेवल वेलनेस इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं हमारे पास वो फेवरेबल हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अच्छी हैं। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सरसाइज वो रेगुलरली करता है, ठीक हो गया। जो कोमॉर्बिडिटी है उसको कोई भी नहीं है, स्मोकिंग भी नहीं करता, अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करता, उसके फैमिली रिलेशंस भी अच्छे हैं, मतलब सोशल इन्वायरमेंट भी उसका अच्छा है, इकोनॉमिक कंडीशन भी उसकी अच्छी है। तो इसको हम कहते हैं हाई लेवल वेलनेस इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। फेवरेबल इन्वायरमेंट में उसका जो वेलनेस है वो मतलब हाई लेवल वेलनेस है। सेकंड में फिर हमारे पास हो गया इमरजेंट हाई लेवल वेलनेस इन एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। मतलब अ फैमिली दैट हैज़ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट who did not have any comorbidity, had good adherence to medicine, did not smoke and consume alcohol, but the patient's job did not support the patient to live happy. अब हमारे पास कहते हैं कि हम इमरजेंट हाई लेवल वेलनेस इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो हमारे पास फैमिली जो है जिसमें हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको कोमॉर्बिडिटी तो कोई नहीं है, मेडिकेशन भी वो ठीक तरीके से ले रहा, स्मोकिंग भी नहीं कर रहा, लेकिन जॉब उसकी स्ट्रेसफुल है, जॉब उसकी अच्छी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि हाई लेवल वेलनेस इन एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अच्छी नहीं हैं बट स्टिल जो लेवल ऑफ वेलनेस है उसका हाई है। फिर थर्ड हमारे पास हो गई पुअर हेल्थ इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। इसमें हमारे पास हो गया अ फैमिली दैट हैज़ अ पेशेंट suffered a stroke 6 years ago due to high cholesterol, did exercise but not a routine, never controlled in eating food, was disobedient to medication, consumed alcoholic foods, but the patient had good sanitation, had access to safe drinking water, had trash can, and had health insurance, no difficulty to get healthy food and access to the healthcare center. अब हमारे पास यहाँ पे पुअर प्रोटेक्टेड हेल्थ इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। मतलब उसके जो अपनी हेल्थ है वो पुअर है, उसको स्ट्रोक हुआ था हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करता था, जंक फूड खाता था, डिसोबीडियंट था, मेडिकेशन ठीक तरीके से नहीं ले रहा था। लेकिन उसके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो अच्छे थे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब उसकी सैनिटेशन जो उसके घर की थी वो अच्छी थी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है तो उसको मिलता था, ट्रैश कैंस थे, हेल्थ इंश्योरेंस थी, हेल्दी फूड मतलब वो ले सकता था, एक्सेस थी उसकी, हेल्थ केयर सेंटर्स भी नज़दीक थे। लेकिन उसके अपनी जो हेल्थ है वो उसका ख्याल नहीं रखता था, पुअर हेल्थ थी, ठीक है, इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। एंड पुअर हेल्थ इन एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, तो इसमें हमारे पास है अ फैमिली हैज़ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट हु हैज़ डायबिटीज़ एंड आर्थराइटिस on both legs, had to use crutches to walk, has not been in control since 3 months ago, and had less interaction among the family members. अब हमारे पास उसकी हेल्थ भी पुअर है, मतलब हाइपरटेंशन भी है, उसको डायबिटीज़ भी है, आर्थराइटिस भी है, ठीक हो गया। और उसके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट जो है उसका वो भी अनफेवरेबल है, मतलब उसके जो इंटरेक्शन है फैमिली मेम्बर्स के साथ वो भी अच्छे नहीं हैं, उसके जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी अच्छा नहीं है, या हम कह सकते हैं कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर या सेफ़ जो गुड न्यूट्रिशन फूड है उसको भी एक्सेस नहीं कर सकता, हेल्थ केयर सिस्टम को भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसमें हमारे पास उसकी हेल्थ भी पुअर है और इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट है वो भी अनफेवरेबल है। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हो गए ऑफ द हाई लेवल वेलनेस मॉडल। अब फोर्थ वन हमारे पास है द हेल्थ बिलीफ मॉडल, रोजनस्टॉक। इसने हमारे पास हेल्थ बिलीफ मॉडल पेश किया था। इट इज़ कंसर्न्ड विद व्हाट पीपल परसीव टू बी ट्रू अबाउट देमसेल्व्स इन रिलेशन टू देयर हेल्थ। मॉडिफाइंग फैक्टर्स फॉर हेल्थ इंक्लूड डेमोग्राफिक, सोशो साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। अब हेल्थ बिलीफ मॉडल हमारे पास है, इट सजेस्ट दैट अ पर्सन विल नॉट चेंज देयर हेल्थ बिहेवियर अनलेस दे बिलीव दैट दे आर एट रिस्क। हमारे पास हेल्थ बिलीफ मॉडल ये कहता है कि एक बंदा जो है तब तक अपनी जो आदत है चेंज नहीं करेगा, अपने बिहेवियर चेंज नहीं करेगा जब तक उसको लगेगा नहीं, मतलब कि उसको उसकी बॉडी को कोई रिस्क है, उसको डिजीज़ होने का रिस्क है या चांस है, तब तक वो अपनी बॉडी या अपने बिहेवियर जो है उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन द 3 कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ थ्रेट ऑफ अ डिजीज़: perceived susceptibility to disease, perceived seriousness of disease and perceived benefits of action. अब हमारे पास perceived susceptibility of disease है।
परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डिजीज़ के मतलब कितने चांसेस है उसको वो डिजीज़ होने के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको लगेगा कि उसको वो ससेप्टेबल है फ्लू को, ठीक है, उसको फ्लू हो जाएगा, तो वो मास्क पहनेगा या फ्लू शॉट लेगा, मतलब इम्यूनाइज करेगा खुद को, वैक्सीन लगवाएगा, ठीक है। परसीव्ड सीरियसनेस ऑफ डिजीज़, उसको मतलब क्या लगता है कि एक डिजीज़ कितनी सीरियस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको टेम्परेचर होगा या फ्लू हो जाएगा, एंड फ्लू को वो इतना सीरियस डिजीज़ नहीं लेता, तो वो मतलब कुछ ख़ास अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं लाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर उसको लगता है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हार्ट डिजीज़ से बचना है, ठीक है, और उसको लगता है कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट डिजीज़ उसको हो सकता है, मतलब सीरियसनेस। एंड नाउ परसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ एक्शन के मतलब एक एक्शन करने से या एक बिहेवियर चेंज करने से या एक बिहेवियर अडेप्ट करने से उसको कितना फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्ट्रेस से बचना चाहता है तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके ढूंढेगा, टेक्निक्स ढूंढेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस अपना मैनेज कर पाएगा तो उसको हार्ट डिजीज़ नहीं होगी, ठीक हो गया। वो बहुत सारी फर्दर डिजीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ से बच पाएगा। तो जितना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उसको वो बिहेवियर अडेप्ट करने के या चेंज करने के। अब हमारे पास हो गया हेल्थ प्रमोशन मॉडल। इट इलस्ट्रेट्स द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पर्सन्स इंटरैक्टिंग with their environment as they pursue the health, incorporates individual characteristics and experiences and behavior specific knowledge and beliefs to motivate health promoting behaviors. Personal, biologic, psychological, and sociocultural factors are predicative of a certain health related habit. Health related behavior is the outcome of the model and is directed toward attaining positive health outcomes and experiences throughout the lifespan. A health promotion model claims that each individual characteristic and life experiences have a direct impact on their actions and decision regarding their health. हमारे पास हेल्थ प्रमोशन मॉडल जो हो गया वो कहता है कि एक बंदे के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसके एक्शंस और डिसीजंस रिगार्ड जो उसके हेल्थ एक्शंस या डिसीजंस होंगे उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, इम्पेक्ट करेगा, ठीक हो गया। इसमें एग्जांपल में हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है जो ऐसे फैमिली से आता है जिसमें बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, सो इट वुड डेफिनेटली अफेक्ट हिज हेल्थ बिहेवियर्स। वो भी मतलब उस चीज़ को अडेप्ट करेगा, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देगा, उसको पता भी होगा कि ये चीज़ उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। फॉर ये हमारे पास हो गया कि मतलब नेगेटिवली उसके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है वो ऐसे फैमिली से आता है जो अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक हो गया। तो वो भी अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, हेल्थ को प्रमोट करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाएगा ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से अच्छे हों। वो लाइफ़स्टाइल जो है तो गुड लाइफ़स्टाइल मतलब हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडेप्ट करेगा, डाइट उसकी अच्छी होगी, एक्सरसाइज अच्छी होगी, हेल्थ को प्रमोट करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स बायोलॉजिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल फैक्टर्स। इसमें हमारे पास जो बायोलॉजिक उसकी फैक्टर्स होंगी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगी, सोशो कल्चरल फैक्टर्स होंगी, वो इम्पैक्ट करेगी उसके एक्शंस या डिसीजंस को उसके हेल्थ रिलेटेड, कि वो क्या डिसीजन लेगा या क्या एक्शंस लेगा अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल है यूज टू प्रिडिक्ट हाउ अ पर्सन इज लाइकली टू इनकॉर्पोरेट हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर्स इनटू देयर लाइफस्टाइल। स्मोकिंग, इफ अ पेरेंट स्मोक चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू स्मोक। प्राइमरी प्रिवेंशन हमारे पास होगी डाइट और एक्सरसाइज, ठीक हो गया। हेल्थ प्रमोट करने के लिए हेल्थ प्रमोशन का मतलब है कि मतलब अपनी जो हेल्थ स्टेट है उसको मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ ले जाए बाय एजुकेशन या प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू, ठीक हो गया। फर्स्ट प्रिवेंशन में हम डाइट या एक्सरसाइज, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम डाइट और एक्सरसाइज कर देते हैं कि हार्ट डिजीज़ से या डायबिटीज़ से बचने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम अच्छी डाइट लेंगे, रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स अपनाएंगे, ठीक हो गया। एंड एजुकेशन के थ्रू है कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि वो कैसे अपनी जो हेल्थ हो उसको मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ लेके जा सके, कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे एक चीज़ से बच सकते हैं। नाउ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन हैं, मतलब क्लासिकली हमारे पास या ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं कि 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन हमारे पास हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक 4th वन भी ऐड हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे पास हम कहते हैं
इंटरवीनिंग बिफोर द हेल्थ इफेक्ट्स अकर, ठीक हो गया। किसी बीमारी होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, मतलब कि बीमारी हो ही ना। इसमें हमारे पास डाइट, एक्सरसाइज, इम्यूनाइजेशन, इसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सके हैं। हम इम्यूनाइज करते हैं कि उस बंदे को हमारे पास ट्यूबरक्यूलोसिस ना हो या मीजल्स ना हो, मम्प्स ना हो, तो इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम वो डिजीज़ होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन हमारे पास हो गई स्क्रीनिंग, मेमोग्राम्स, फैमिली काउंसलिंग। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई द डिजीज़ इन द अर्लीस्ट स्टेज, मतलब जब साइन एंड सिम्टम्स जाहिर ना हो एंड हम स्क्रीनिंग के थ्रू डिजीज़ को आइडेंटिफाई करें एट इट्स अर्लीस्ट स्टेज। अर्लीस्ट स्टेज पे अगर एक डिजीज़ आइडेंटिफाई होगी तो उसकी ट्रीटमेंट ईजी होगी एंड रिकवरी भी जल्दी होगी, ठीक हो गया। इट इज़ नोन एज सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि मतलब डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से हम रोकें, कि ज़्यादा डिजीज़ हमारे पास प्रोग्रेशन ना हो, स्टार्टिंग के मतलब स्टार्ट में ही हम उस डिजीज़ को ट्रीट कर दें। एंड देन कम्स द टर्शरी प्रिवेंशन। तो टर्शरी प्रिवेंशन में हमारे पास होती है मैनेजिंग द डिजीज़ पोस्ट डायग्नोसिस टू स्लो इट और स्टॉप इट, ठीक है। अब टर्शरी में हमारे पास थ्रू मेडिकेशन हम ट्रीट करेंगे कि डिजीज़ या तो हमारे पास स्टॉप हो जाए या स्लो हो जाए उसकी प्रोग्रेशन। सर्जिकल ट्रीटमेंट आइदर, अब टर्शरी जो हमारे पास ट्रीटमेंट है इसमें हम या तो मेडिसिन देंगे या सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, सर्जरी परफॉर्म करेंगे, या फिर हमारे पास अगर वो डिजीज़ ट्रीट नहीं हो सकती तो हम फिर रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। ये सारी थी हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एंड प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो हमारे पास है वो हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन से भी पहले आती है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम फिर हमारे पास होती है जब हम रिस्क फैक्टर्स ही इमर्ज होने से बचाएं। फॉर एग्जांपल हम जो सैनिटेशन है, गुड सैनिटेशन रखें, ठीक है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बेहतर से बेहतरीन बनाएं, हमारे पास जो है तो न्यूट्रिशन जो है तो बेहतर हो, हमारे पास डाइट बेहतर हो हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो गया कि हम मतलब रिस्क फैक्टर्स को ही ख़त्म कर दें। हमारे पास रिस्क फैक्टर्स अगर नहीं होंगी तो हमारे पास डिजीज़ ही नहीं होगी। इट इज़ नोन एज प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये सारी हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन थी एंड इट वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू इलनेस। नाउ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।